हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शंस मेटल का और नॉन मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या रिजल्ट आता है। इसके पहले क्लास में हमने देखा था कि जो मेटल है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, या फिर जो मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे, आज की क्लास में जो पहला टॉपिक होगा वो होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, कैसा एसिड है यहाँ पर? डाइल्यूट एसिड है, मीन्स वाटर यहाँ पर ज़्यादा है, एसिड कम है। ठीक है, तो आज आपको जो देखना है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड देखना है कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा, जब हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि जो मेटल है जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है प्लस सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो देखते हैं जो मेटल है ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोड्यूस होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मेटल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फेरस ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, जिंक ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, मतलब कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मेटल आपको लेना है। तो इसके एग्जांपल्स आप खुद भी बना सकते हैं। 2-3 एग्जांपल मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी आप इसके एग्जांपल खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, एग्जांपल मेटल में हमने ले लिया, फेरस ले लिया, ठीक है, जिंक ले लिया हमने, मैग्नीशियम ले लिया हमने, एल्युमिनियम ले लिया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? मेटल हो गए। रिएक्ट करवाना है किसके साथ? एसिड के साथ। ठीक है, तो एसिड में हम क्या ले लेते हैं? HCl। ठीक है, अब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो फेरस प्लस क्लोराइड, तो यहाँ पर हो जाएगा फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस एंड एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं फेरस क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब क्या हैं? ये सब सॉल्ट हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवैल्यूएशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड, दोनों साइड अगर आप देखते हैं तो क्या आपको इक्वेशंस बैलेंस दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं। आपको क्या करना होगा? इन्हें बैलेंस करना होगा। फेरस के यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट, दैट इज क्लियर है। HCl, क्लोरीन के यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर दो क्लोरीन है, यानी कि 2 एलिमेंट है। आप क्या करें? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, यहाँ भी क्लोरीन के 2, यहाँ भी, तो आपने क्या देखा? अब इक्वेशंस बैलेंस हो चुकी हैं। अब इसमें ऐसे ही सेम देख लेते हैं, क्लोरीन के यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, इक्वल हो गया। सेम यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बोथ साइड इक्वेशंस आपकी बैलेंस हो जाएंगी। बट अब एल्युमिनियम वाला देखो, यहाँ पर क्लोरीन का कितना है? 3 है, तो अगर आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो गया? 3 2 जा 6, डायरेक्ट आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 हाइड्रोजन तो मिल गया, क्लोरीन भी 6 मिलनी चाहिए, तो आप क्या करें? क्लोरीन में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा 6 क्लोरीन मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब एल्युमिनियम में आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 एल्युमिनियम एलिमेंट हो जाएंगे एल्युमिनियम के। तो इस तरीके से जब मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मेटल होते हैं वो अदर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, पहले आप इन्हें नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ठीक है, ये है आपकी हेडिंग, यानी कि मेटल एक कोई मेटल ए है, जब इसको हम दूसरे सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तब क्या प्रोड्यूस होता है ये देखना है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, हमने क्या लिया? मेटल ए लिया, दूसरे मेटल का हमने क्या लिया? साल्ट सॉल्यूशन लिया, साल्ट सॉल्यूशन बी। ठीक है, यानी कि बी का हमने क्या लिया? साल्ट सॉल्यूशन ले लिया।
तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये, मेटल बी प्लस साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए। ठीक है, एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस वाले में, तो वहाँ पे हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वहाँ पर पढ़ा था। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक टाइप का, आप इसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, फेरस हमने एक मेटल ले लिया ए, साल्ट सोल्यूशन दूसरे मेटल का हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन इसका। ये है सेकेंड का, यानी कि कॉपर वाले मेटल का। ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, फेरस सल्फेट यानी कि सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्लस कॉपर मेटल बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये नोट करना है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप देख रहे हो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। क्या डिस्प्लेस हो रहा है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल। ठीक है, तो आपको इसमें यही देखने को मिलेगा एक तरीके के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। फिर हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, कैसे उन्हें नोट करना है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल हैं, उनको टॉप पर लिखा जाता है, फिर मीडियम रिएक्टिव, फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो आपको पता है, हमने आपको बताया था कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर हम इनको ओपनली ऐसे छोड़ देते हैं तो ये बर्न कर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या होता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो इसलिए अब हम क्या नोट करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। आपने इसे नोट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, सीरीज का मतलब ये होता है एक सीक्वेंस में लिखना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर हम हाईएस्ट से लोएस्ट लिखेंगे, यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव है वहाँ से लेस रिएक्टिव के बारे में लिखेंगे। तो हेडिंग क्या है हमारी, रिएक्टिविटी सीरीज। डिफिनीशन लिख दो इसकी, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल arranged in the order of their decreasing activity। ठीक है, एक्टिविटीज। ठीक है, तो द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। मीन्स जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो सबसे टॉप पर होंगे, मीडियम बीच में होंगे, लेस सबसे नीचे होंगे। तो इसको कैसे आप याद रखेंगे, आप पहले ये प्रॉपर डिफिनीशन आप नोट कर लेंगे। फिर सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैंने आपको बोला है कि पोटेशियम एंड सोडियम बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो सीरीज में सबसे ऊपर आप लिखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये आपके जो टॉप पर है ये कैसे हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं। तो हम इन्हें नोट कर लेते हैं। सबसे पहला है के। ठीक है, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। कैसे याद रखेंगे, देखो अगर आपको याद रखना है कान्हा का मांगे। ठीक है, कान्हा का मांगे, तो कैसे कान्हा, ठीक है, कान्हा का मांगे, तो कान्हा का मांगे। ठीक है, तो के से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कैसे आ गए, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर आ गए। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो ऐसे आपको नीचे एरो लगा देनी है टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर आप लिखेंगे हाईएस्ट रिएक्टिव, हाईएस्ट नहीं होगा यहाँ पर, मोस्ट रिएक्टिव कर दीजिए, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और यहाँ पर लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बीच में आपका हो जाएगा मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, तो मैग्नीशियम के बाद क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, फिर लेड,
हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया एंड गोल्ड हो गया। तो जो सबसे कम रिएक्टिव होता है वो गोल्ड होता है, ठीक है। आपने देखा होगा गोल्ड पहने होते हैं तो उस पर कोई ब्लैक कलर का कोटिंग नहीं आता है, तो गोल्ड क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट कहलाता है। सिल्वर पे कभी कभी आपने थोड़ा देखा है कि ब्लैक कोटिंग आ जाती है, तो ये लेस रिएक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में आ गए। एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन ये आपके मीडियम में आ जाते हैं। कॉपर और मरकरी, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड लेस रिएक्टिव एलिमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज को नोट डाउन करना है। याद रखने का तरीका भी आप खुद से भी बना सकते हैं। काना, का मांगे, ठीक है, आलू, फिर आप आगे बना सकते हैं जिंक, फेरस, ठीक है, लेड, यहाँ से आप याद करने का एक सीक्वेंस हो सकता है। फिर नीचे है तो सोना, चांदी तो सबको पता ही है, चांदी, सोना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको अपने सीक्वेंस में जैसे भी आपको याद हो सकता है आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप रिएक्टिविटी सीरीज नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से लर्न करके रखिएगा, ठीक है। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग हम करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, यानी कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है तब क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये है आपकी हेडिंग, तो आपको इसमें नोट करना है। नोट कर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द tendency to attain a completely filled balance cell, ठीक है। मीन्स जो रिएक्टिविटी होता है किसी भी एलिमेंट का वो क्या होता है, टेंडेंसी होती है कि जो उसका वैलेंस सेल है वो कैसा हो, कम्प्लीटली फिल्ड हो, मीन्स वो खाली ना हो। मीन्स अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो वो कम्प्लीटली वहाँ पर फिल्ड हो, वही होता है रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे हम यहाँ पर, एटम ऑफ एन एलिमेंट्स, atoms of an elements lose electrons from their valence cell to form cation, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स का वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कहाँ से, अपने वैलेंस सेल में, क्यों, टू फॉर्म केटायन, ठीक है। केटायन को फॉर्म करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, यानी कि कम कर देते हैं, खो देते हैं। सेकेंड आप थर्ड इसमें लिखेंगे, एटम्स ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस सेल टू फॉर्म एनायन, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स के एटम्स होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंसी सेल्स में, क्यों, एनायन को फॉर्म करने के लिए। मीन्स केटायन में वो लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को और एनायन में वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और रिएक्टिविटी क्या होते हैं कि जो उनके वैलेंसी सेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हों, ये आपके रिएक्टिविटी कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट आप नोट कर लें, फिर हम इसको प्रॉपरली आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्या है, एक तरीके का मेटल है। सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, Na++ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा, यानी कि सोडियम पर एक प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे हम, ठीक है। सोडियम का जो
नंबर होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 11, तो कैसे लिखेंगे 2 8 1, 2 8 10, 10 + 1 कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये आउटर में एक था वो इसके साथ क्या हो गया, लूज हो गया, यानी कि बॉन्ड होकर वो अलग हो गया, तो 2 8 सोडियम में मिल गया 2 8। तो इस तरीके से सोडियम केटायन हो गया, ये क्या हो गया सोडियम केटायन, क्योंकि लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, सोडियम केटायन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब जो क्लोरीन है माइनस होता है क्लोरीन पर, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का 17 होता है, 17 का 287 लिखते हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर एक ज़्यादा है तो इसको क्या करना है, इसको लूज करना है। यहाँ पर एक कम है तो इसको एक चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए सेल्स को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा क्लोरीन एनायन, ठीक है, क्लोरीन एनायन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि जब लूज कर रहा है तो वो केटायन, और जब वो गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो क्लोरीन यानी कि वो एनायन कहलाता है। ठीक ठीक है, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसी के आगे आप लिखें, देखो जो सोडियम है ना, इसमें एक ज़्यादा है तो हम क्या कैसे बनाएंगे, Na+ क्लोरीन। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या चाहिए, एक कंप्लीटली एक फिल करने के लिए यहाँ पर एक चाहिए, तो यहाँ पर क्या है एक ज़्यादा है, ठीक है। आप इसको ऐसे बना दें, तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर दे देते हैं। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का जो इसके पास ज़्यादा था उसने इसको लेकर अपने आउटर मोस्ट सेल को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से जब ये फिल्ड हो गया तो शेयरिंग इनमें हो गई एक एक इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या बन जाएगा आपका NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अब सोडियम जो Na है इसके सेल में भी आउटर मोस्ट सेल में भी कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, Na+, क्लोरीन को क्या कहलाएगा माइनस, क्योंकि उसने गेन किया है और इसने एक क्या किया है लूज किया है, तो ये प्लस हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। तो आप इन्हें नोट कर लें। फिर हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ आयनिक कंपाउंड हम करते हैं। ठीक है, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हेडिंग करेंगे आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड, the compound formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are called ionic कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने देखा था NaCl का, सोडियम क्या था एक मेटल था और क्लोरीन क्या था एक नॉन मेटल था। तो किस तरीके से सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हुआ, मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर हुआ। वही क्या कहलाता है, आयनिक कंपाउंड कहलाता है, या ही इसे को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, प्रॉपर आप एग्जाम्पल इसका समझ गए होंगे। The compound formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are called ionic compound और electrovalent compound। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पर NaCl का नोट कर सकते हैं कि सोडियम क्या है एक लूज कर रहा है और क्लोरीन एक गेन कर रहा है। सोडियम इज अ नॉन मेटल, सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज द नॉन मेटल। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सोडियम एंड क्लोराइड फॉर्म द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनके बीच में किस टाइप का कंपाउंड हुआ, आयनिक कंपाउंड हुआ। नेक्स्ट इसी में हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो हेडिंग करेंगे इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द, इसी में मैं आगे कर देती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने इन्हें।
ठीक है। तो हम क्या क्या देखेंगे, फिजिकल नेचर देखते हैं इनका क्या होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं इनका कैसे होता है, ठीक है। तो हम इसे प्रॉपरली नोट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग करेंगे प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग होगा फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर, तो फिजिकल नेचर की अगर बात की जाए मीन्स ये दिखने में कैसे होते हैं, तो दिखने में नॉर्मली आप इन्हें कैसे देखेंगे, ये हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। और दूसरा एक तरीके के सॉलिड पार्ट के फॉर्म में होते हैं। आप क्या लिखेंगे, दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल का मतलब हो गया ऐसे कि आप इनमें हैमरिंग करेंगे तो ये क्या होते हैं, टूट फूट जाते हैं, ठीक है। तो ये देखने में तो सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे, बट कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं कि आप इनमें हैमरिंग करेंगे, आप इन पर बीटिंग करेंगे किसी भी चीज़ से, तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो सबसे पहले फिजिकल नेचर आपको ये लिखना है कि इनका फिजिकल अपीयरेंस ये देखने में कैसे होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हम इनकी देखेंगे आयनिक कंपाउंड की, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सेकेंड आप क्या करेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो आप लिखेंगे दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या होता है, बहुत हाई होता है, आपको ये भी नोट करना है, ठीक है। दो आपने इनकी प्रॉपर्टीज देख ली। थर्ड प्रॉपर्टीज हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी की। थर्ड हम क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी। तो जब इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, मीन्स ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इसमें ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे दे आर सॉल्युबल विद वाटर बट नॉन सॉल्युबल विद सॉल्वेंट like kerosene, पेट्रोल एक्सेट्रा, ठीक है। जो कैरोसिन ऑयल होते हैं, पेट्रोल होते हैं, उनमें सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर में आसानी से घुल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्ट लेते हैं, नमक लेते हैं, ठीक है, और नमक देखने में सॉलिड होता है, हार्ड होता है, बट अगर आप उसको फोड़ते हैं तो वो टूट भी जाता है, ठीक है। तो नमक का एग्जाम्पल प्रॉपरली आपको समझ आ गया होगा। वो जो नमक आता है जो सॉलिड पार्ट में आता है, जो ये पिसा हुआ आता है, ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, अगर आप इनको वाटर में रखते हो तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, बट अगर आप इनको कभी ट्राई करना पेट्रोल कैरोसिन में रखें तो डिजॉल्व नहीं होंगे। तो इस तरीके से, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। आपने देखा होगा कि जो नमक होते हैं जो ऐसे पत्थर टाइप में होता है, आप उनको थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, ऐसे देखो पिघलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज आप इनकी नोट करें। फोर्थ प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड नोट करें यहाँ पर, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten and solution form but not in solid state, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं हम आयनिक कंपाउंड की, तो जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, बट जब ये मॉल्टन फॉर्म में होंगे या सोल्यूशन फॉर्म में होंगे तब इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ठीक है। तो ये
4 इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हो गई, आप इन्हें चारों को नोट कर लेना है। सॉल्युबिलिटी देख लेनी है, इनकी फिजिकल नेचर देखना है इनका, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लेना है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो होगी अकरेंस ऑफ मेटल, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पूरा प्रॉपर्टीज़ उसकी अच्छे से देखेंगे, कैसे अकर होता है, ठीक है, क्या क्या उसमें और चीज़ें प्रोसेस की जाती हैं उनको साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो पूरा हम प्रोसेस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।